नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और पर्व त्यौहार के साथ साथ जो है अपनी पढ़ाई भी जारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसको पर भी आप ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि फिर एक लंबा गैप हो जाएगा तो फिर पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं होगी। तो थोड़ा थोड़ा समय जो है त्योहारों के साथ साथ पढ़ाई में भी ज़रूर देते रहिएगा आप लोग। आज जो हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, यह मैं आपको बता दूं कि यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है यह चैप्टर है आपके 12th एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यह चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो अभी तक मैं आपको बता रहा था कि 5-7 नंबर आपको आ जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर से मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 8 से 10 नंबर आज के बाद आपके पॉकेट में होगा, अगर मेरी कही गई बातों को आप फॉलो करते हैं और इस चीज़ को आप अध्ययन कर लेते हैं, उस पर कमांड कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी भी परीक्षा को उठा के देख लीजिए, इस चैप्टर से अधिकतम प्रश्न आए हैं अभी तक परीक्षाओं में। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहले मैं यह बता दूं आपको कि मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इस चैप्टर से अभी तक जो आए हैं वो मैं लेके आया हूं, ताकि आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चल जाए कि कौन कौन तरह के प्रश्न आए हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हैं, है ना। और उसमें जो है कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट और जो है चीज़ें आने की संभावना जो है उसको भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ेंगे वह जानेंगे कि विदेश संबंध जो भारत का रहा है वह किस पर आधारित रहा है। ठीक है, और यह भी समझेंगे कि विदेश जो नीति होती है वह कैसे निर्धारित होती है, कौन इसके पीछे जो है वह जिम्मेवार होता है, किन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो है विदेश नीति अपनाई जाती है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो है विश्व में और भारत के साथ जो संबंध रहे हैं, जैसे हम लोग पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे, चीन के साथ किस प्रकार के संबंध रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे, बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ वह जानेंगे, परमाणु नीति किस प्रकार की रही है भारत की उसका अध्ययन करेंगे, साथ ही हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन जो चलाया गया उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं, कैसे कैसे जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चंस अभी तक इस चैप्टर से आए हुए हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूं कि यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको आप कभी भी इग्नोर करके मत चलिएगा, यह बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो देखिए, यह पहला जो प्रश्न है आज हम लोग MCQs पहले मैं आपको कराऊंगा जो पूर्व की एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। वह देखिए आपको कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ है, और इसकी इंपॉर्टेंस देख लीजिए आप कि 21 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है, 2017 में आया है, 15 में आया है, 2014, 2012 और 2009 में। अब देख लीजिए कि 7 साल के जो है वह कंटिन्यूअस आया हुआ है। 10 साल का मैं यहाँ पर 11 साल का प्रश्न लाया हूँ, जिसमें हर 1 साल के बाद या 1 साल से भी अधिक लगभग हर प्रत्येक वर्ष यह प्रश्न आया है। तो इसको जो है हम लोग निश्चित रूप से याद करके चलेंगे कि भारत चीन युद्ध जो है वह कब हुआ था। यहाँ पर देखिए, जितने भी रेड कलर से आपको दिखाए गए हैं वह सब आंसर आपको दिखाया गया है। मैं पहले भी बता देता हूँ, और पहले भी मैं बताया हूँ कि जो रेड कलर से मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको बाद में आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। अभी तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन बाद में जब आप PDF देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट रहे कि हाँ इसका आंसर ये है। ठीक है, तो यहां पर 1962 में यह युद्ध हुआ है, इसका ये आंसर है। लेकिन मैं आपको एक टेक्निक हमेशा और बताता हूं कि आम बच्चे जो है यही करते हैं, केवल आंसर देखते हैं, अच्छा भारत चीन युद्ध कब हुआ 1962, बाकी के ये 3 युद्ध, बाकी के 3 ऑप्शन जो होते हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं। वो उसके बारे में न जानने का प्रयास करते हैं और कि ये क्यों दिया हुआ है, क्या इसका कुछ महत्व भी है, या इस तारीख में इस ईयर में कुछ हुआ है या नहीं हुआ, वह जानने का प्रयास नहीं करते। 90% प्लस बच्चे जो हैं, बल्कि 95% बच्चे मैं कहूँगा कि इस अप्रोच को जो है वह फॉलो करते हैं। लेकिन चूंकि आप गया गाइडेंस के जुड़े हुए बच्चे हैं तो मैं आप लोग को यह सजेस्ट करूँगा कि आप अन्य जो ऑप्शन है उसको भी देखें। अब मैं बताऊंगा आपके कि देखिए 1971 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो हो सकता है आपके दिमाग में बातें आएगी कि अरे 1971 में कुछ हुआ था यार, क्या हुआ था। परीक्षा हॉल में ऐसे होता है, जब याद नहीं रहेगा ना आपको तो अच्छे 71 में कुछ हुआ था, याद नहीं आ रहा है, कुछ हुआ है लेकिन, तो 62 अगर याद नहीं रहेगा तो 71 आप मार के चले आएंगे।
अब 71 में बहुत बड़ा चीज हुआ है, वह बांग्लादेश का उदय हुआ था, तो यहाँ पर इसको याद रखना है। फिर 72 में क्या हुआ, 82 में क्या हुआ, इसी प्रकार यह दोनों भी जो है आप याद रखेंगे। या नहीं आता है तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज का जो है रहे ही रहे, ठीक है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हमारा अप्रोच जो होना चाहिए वह यह जानने का जरूर होना चाहिए कि क्या इन सालों में भी कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है, ठीक है, ये अप्रोच करके चलेंगे। चलिए आगे हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है। जस्ट पिछले वर्ष का, इसी साल का जो है यह प्रश्न आया हुआ है, और देखिए ऑप्शन है विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व, पंचशील, इनमें से सभी। तो यह जो ऑप्शन है इनमें से सभी जो है वह इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला जो है प्रश्न जो है वह कहता है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। यह 2020 और 2021 में प्रश्न आया हुआ है, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या कारण थे इसकी शुरुआत करने के, इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। अभी हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो PYQ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है पिछले परीक्षाओं में आया हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब्दुल नासिर है, सुकर्णो है, और यहाँ पर मार्शल टीटो हैं, और ये आप जान लीजिए कि ये चारों जो है वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाने में, शुरू करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और यह किन किन देशों से आते हैं, मैं आपको जब पहले की कक्षा हुई थी उसमें ट्रिक बताया था कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। यह भी पूछा जाता है कि सुकर्णो जो है वह किस देश से है। इस तरह के प्रश्न भी पूरी संभावना बनती है कि वह आपसे पूछा जा सके, ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध कब हुआ। अभी जस्ट हुआ था थोड़ी समय पहले ही, 2020 और 2010, मैंने 10 वर्ष के अंतर में जो है यह प्रश्न आया हुआ है। तो यह हम कह तो नहीं सकते हैं कि अभी आ ही जाएगा, लेकिन इसको जानकारी जरूर रखना है। और यह कब हुआ है, तो 1999 में हुआ है। अब देखिए 1995 में कुछ हुआ है क्या, हम लोग इस अप्रोच को जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है। 96 में क्या हुआ है, तो 96 भी जो है हम लोग जान ले कि एक संधि हुआ है। 98 में क्या हुआ है, तो 98 में जो है द्वितीय परमाणु जो परीक्षण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, वह 1998 में हुआ। जो पोखरण परीक्षण हुआ था वह इसी समय हुआ था। और 1995 में क्या हुआ था, तो इस प्रकार मैं देखिए बार बार आपको बोल रहा हूं, कोई बाध्यता नहीं है कि एट ए टाइम हमको याद ही हो, लेकिन आपका अप्रोच यह होना चाहिए कि हम चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी जुटाएं। जब आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो एक बार में आप 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपसे मिस नहीं करेगा, कहीं ना कहीं आप उसको बनाने में सफल निश्चित रूप से हो पाइएगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, शुरू में लगेगा कि अरे फलना आदमी 20 को क्वेश्चन पढ़ लिया, हम 2 क्वेश्चन पढ़े हैं या 5 को क्वेश्चन पढ़े हैं, हम पीछे चल रहे हैं। लेकिन नहीं, घबराना नहीं है। वहीं पर जो है बच्चा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है, वहां आप संभल के रहिएगा। धीरे धीरे जो है आप बहुत बड़ी जो है कलेक्शन अपने पास अर्जित कर लीजिएगा, और फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस प्रकार आप करेंगे काम, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, और यह 2020 का प्रश्न है, ठीक है। तो अब देखिए 1961 में यह अस्तित्व में आया था, पहला जो सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। ये आगे आपका PYQ है, या फिर मैं दिखाऊंगा आपको आगे के स्लाइड में यह प्रश्न आया हुआ है कि यह कहाँ हुआ था। तो 1961 में हुआ। फिर देखिए 1962, आपको यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो भारत और चीन का युद्ध याद आना चाहिए आपको कि हाँ 1962 में सर ये हुआ था। 63 में क्या हुआ था, 63 में आप लोग बताएंगे। 64 में क्या हुआ था, देखिए अभी कुछ समय पहले मैं आपको पढ़ाया था कांग्रेस का जो है वह एक चैप्टर था कांग्रेस का संकट, उसमें जो है 1964 में जवाहरलाल नेहरू का डेथ होता है। वो फर्स्ट लाइन जो है चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है, तो यह आपको याद रखना है। 64 में जो है उनका डेथ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है छठा प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था। यहाँ पर देखिए 1971 है, 72 यहाँ पर शिमला समझौता याद आनी चाहिए बात,
ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है वह यह समझौता हुआ था, ठीक है। यहाँ पर और जो चीजें हुई है, अब भारत नेपाल के बीच में क्या हुआ है, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज जो है जानने का अब जब करेंगे प्रयास तो जो है आपको चीजें और जो है बहुत सहज रूप से आप सब चीज को कर पाएंगे, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ। देखिए यह 2020 और 2011 में यह प्रश्न आया हुआ है और यह समझौता जो है 1954 में हुआ था। इसको एक अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि मित्रता की संधि कब हुई, इस तरह से भी प्रश्न आता है और आया भी है। यह भी PYQ है, आगे इसकी चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो 1950 में क्या हुआ था, अब बार बार मैं एक ही चीज को नहीं दोहराऊंगा, यह काम आपको है कि हर जो ऑप्शन है उसको जानने का प्रयास करना है। मैं आपको राह बताऊंगा कि ऐसे चलना है, चलना आपको पड़ेगा, ठीक है। अब 1950 में क्या हुआ, तो 1950 में हम लोग गणतंत्र हुए हैं, है ना। 1952 में क्या हुआ, तो 1952 में जो है पहला इलेक्शंस जो है आम चुनाव जो हुआ था 1951-52 में हुआ था, 51 में वह शुरू हुआ और 52 में समाप्त हुआ था। 1953 में क्या हुआ, तो इसी प्रकार से जो है आपको इसके बारे में भी जुटानी है, अब प्रयास करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पता चल गया तो उसको नोट डाउन कर लेना है अपने नोटबुक में, ठीक है ना। यह प्रकार इस प्रकार से आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह 2019 का प्रश्न है यह, और इसका आंसर जो है वह अयूब खान है। अयूब खान जो हैं वह ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। और यहां से आपको एक और चीजें याद रखनी है। देखिए यहां पर अब एक मैं क्यों कह रहा था आपको कि चारों ऑप्शंस के बारे में जानिए, क्योंकि चारों ऑप्शंस के बारे में जानिए। जैसे यहां पर आपको से पूछा गया कि पाकिस्तान के कौन थे, तो यह भी पूछा जा सकता है ना कि भारत से कौन थे, पूछा जा सकता है ना। और ये पूछा गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप जो है अपना अप्रोच इस प्रकार से जरूर बना के चलेंगे कि एक क्वेश्चन से जुड़े हुए और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यही जो आपका है, यह एक नहीं, इसके 4 जो पॉइंट हैं आपका 66 में हुआ, कब हुआ, कौन हस्ताक्षर किए, भारत से कौन थे, पाकिस्तान से कौन थे, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो जब आप ये अप्रोच बना लेंगे तो खूब आराम से जो है आप सारे क्वेश्चंस का जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। तो परवेज मुशर्रफ के बारे में जान लेते हैं। परवेज मुशर्रफ कौन थे, तो अभी खुद कुछ दिन पहले जो है नवाज शरीफ को जो है लोकतांत्रिक सरकार को जो है उलट करके सैनिक शाह की व्यवस्था लाने वाले हुए थे। और उसके बाद जो है अभी फिर से जो है किस प्रकार पाकिस्तान में उथल पुथल की स्थिति चलते रह रही है, वो आप आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से आप देखते होंगे। जनरल जिया उल हक कौन थे, वो भी उसी प्रकार के एक सैनिक तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। तो 3 ही ऑप्शन यहां पर था, ठीक है। तो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि पंचशील समझौता पे जो है वह कब हस्ताक्षर। देखिए यहां पर प्रश्न आपका दिया हुआ है दोनों देश, और यहां पर फिर से वह देश पूछ दिया है आपसे। मैं इसी चलते बार बार बोल रहा हूं कि अपने अप्रोच को जो है पढ़ने का उसको चेंजिंग लाइएगा, तो पूरे जीवन में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। एक चीज को रटने का प्रयास नहीं करना, उसके जितनी आसपास जो चीजें फैक्चुअल चीजें या कंसेप्ट जो बनते हैं उसको देखिए। थोड़ी गाड़ी धीरे चलेगी, लेकिन जब चलेगी तो फिर उस पर जो है हिलना डोलना नहीं है, वो एकदम मार्ग लक्ष्य तक आप पहुंच ही जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यह जो है भारत चीन के साथ यह समझौता हुआ था। उसके बाद शिमला समझौता कब हुआ, फिर से आ गया वही प्रश्न। अभी पूछा गया था कि किन किन देशों के बीच में हुआ था, और अब पूछ रहा है कि कब हुआ था। यह प्रश्न कब का है, 2012 का और 2019 का। तो यह जो है 1972 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यह बेलग्रेड में हुआ था। और जो है देखिए आगे का स्लाइड देखिए, यहाँ पर भी आया हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन कब स्थित में आया। यहाँ पर 61 है, और यहाँ पर जो है कहाँ हुआ है उसका पता पूछ लिया है ना। तो यह बेलग्रेड में हुआ था। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन और हैं आपके। तो नई दिल्ली में कब हुआ था इसका सम्मेलन जी, यह ध्यान रखेंगे। काहिरा में कब हुआ था और हवाना में कब हुआ था, यह भी आप ध्यान रखेंगे,
ठीक है, इस प्रकार जो है आगे हम लोग देखते हैं कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। अब यहाँ पर 2015 और 2019 में पूछा गया है दूसरा, तो हो सकता है आपसे पहला भी पूछ सकता है प्रश्न, है ना। तो यहाँ पर 98 में जो है दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। यह भी पूछा जा सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, और यह 98 का साल जो रहा है ना, वह देश के बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की युगल जोड़ी के रूप में वह जानी जाती थी, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम। इस समय वे दोनों जो थे वह बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन्स के रूप में आज भी उनको जाना जाता है, उनको बहुत लोग इज्जत करते हैं। उनका जो है एक फेमस पर्सनालिटी के रूप में जो है पूरा विश्व उनको जानता है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरा विश्व उनको जानता है कि वो किस पर्सनालिटी के व्यक्ति थे। तो यह 1998 में हुआ। 1980 में क्या हुआ, 1974 में क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो है 98 एक दूसरे प्रश्न का ऑप्शन है और यहाँ पर जो है 74 जो है पहले का ऑप्शन है। अगर आपको ईयर ध्यान नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन में 74 भी लगा के चले आ सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार 71 में क्या हुआ, तो भारत बांग्लादेश का जो है लड़ाई हुआ, बांग्लादेश का उदय हुआ। वह हालांकि वहां पर बांग्लादेश उस समय नहीं था, वहां पर पूर्वी पाकिस्तान की थी बात। तो यहां पर जो है 71 में उसका उदय हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारत द्वारा पहला सफल परमाणु परीक्षण। अभी देखिए जस्ट एक प्रश्न पहले मैं आपको बताया था, यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है कि जो है 1974, तो याद रखेंगे कि पहला परमाणु परीक्षण जो है 1971 में हुआ था। और फिर यही आपको प्रश्न पूछ दिया गया 2013 में और 2017 में यह प्रश्न आया हुआ है ना। यहाँ पर फिर से देखिए 98 आया हुआ है, 80 में आया हुआ है, 71 आया हुआ है। ऑप्शन लगभग जो वही चीज ऑप्शन में भी दिया जाता है, यह जान लीजिए। ऐसे उटपटांग ऑप्शन सेट नहीं किया जाता है। जो एग्जामिनर जो सेट करते हैं, क्वेश्चन सेटर होते हैं, वह आपको उलझाने का प्रयास करते हैं और आपको उलझना नहीं है बल्कि उससे निकल आना है ना। आपको उससे निकल आना है सही करते हुए। आगे हम लोग देखते हैं कि यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। हालांकि यह अभी तक मात्र एक ही बार पूछा गया है इस तरह के प्रश्न, वह 2017 में आया है और यह 1952 में यह चीजें हुई थी, ठीक है। अब यहां पर देखिए 45 में क्या हुई चीजें, 60 में क्या हुई, 65 में क्या हुई, यह अप्रोच आप लोग बना रखना। 65 में हम लोग जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, है ना। अब आगे चलते हैं तो 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौतों को क्या कहते हैं। देख रहे हैं ना प्रश्न को, शिमला समझौता को जो है किस प्रकार घुमा रहा है आपको। पहले नाम पूछा, फिर ईयर पूछा, फिर कौन व्यक्ति साइन किए, भारत के कौन थे, पाकिस्तान के कौन थे, यही घुमा रहा है। कहां से प्रश्न करेगा, पैदा करेगा थोड़ी। अरे जो फैक्ट्स है वही ना पूछेगा। और इसमें जो है बहुत टेढ़ा क्वेश्चन नहीं रहता है, जितना बता रहे हैं ना उतना आप ध्यान दे लीजिएगा तो निश्चित रूप से जो है आप सारे के सारे प्रश्न हल कर पाइएगा, 100% आप कर पाइएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। यह 2016 में आया है। तो इसमें जो है वह इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू तो भाई साहब 64 में ही डेथ कर गए थे, लाल बहादुर शास्त्री भी जो पहले ही डेथ कर गए, तो इंदिरा गांधी ही इसमें ऑप्शन होगा ना। एक अप्रोच और इस तरह से आप सीखेंगे। हमको नहीं आता है आंसर, ये चारों आंसर हमको नहीं पता है कि कौन इसका सही आंसर है, तो कैसे हम छटेंगे जी। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि छाट छाट के सही तक पहुंचना। तो जवाहरलाल नेहरू हम लोग जानते हैं ना कि 1964 में डेथ कर गए थे। उसके बाद 2 साल तो ये भी रहे थे शास्त्री जी, वो भी डेथ कर गए 66 में ही। और उसके बाद जो है इंदिरा गांधी 72 में ही समझौता हुआ है, तो 72 में स्वाभाविक रूप से जो है वह इंदिरा गांधी ही होंगे। हमको नहीं पता है लेकिन हम इस तरह से पहुंच सकते हैं आंसर तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो यहां पर 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए वाजपेयी जी तो उस समय बहुत एक्टिव में नहीं थे। नेहरू जी
नेहरू जी चूंकि प्रधानमंत्री थे तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था इनके शुरू करने में नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पटेल और कामराज, यहाँ पर पूरा नाम जो है नहीं दिया हुआ है, प्रश्न ऑप्शन में इस तरह से भी आता है, आपको जो है निक नेम जो उसका है आधा नाम भी दे दिया जा सकता है, आप पीछे का टाइटल जो रहेगा वो भी दे दिया जा सकता है। तो याद ध्यान रखना है कि यहाँ पर के कामराज जो हम लोग जानते थे कि कांग्रेस के बहुत बड़ी हस्ती के रूप में वह जाने जाते थे और सारा डिसीजन जो सिंडिकेट जो हम लोग पढ़े थे पूर्व की कक्षा में वह निर्णय इनके द्वारा होता था। तो यहाँ पर यह दे दिया गया है ऑप्शन आपको भ्रम में डालने के लिए। इसका आंसर जो है वह कौन होगा, वह नेहरू जी होंगे। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। अब भाई ये देख लीजिए, इस इंपॉर्टेंस को आप लोग समझ लीजिए कि ताशकंद जो है वह छोड़ के नहीं जाना है, इसके सारे फैक्ट्स जो याद करके जाने हैं, कब हुआ, कहाँ कहाँ, किनके किनके बीच में हुआ, कौन प्रधानमंत्री थे, कौन राष्ट्रपति थे, सारे चीज जो है वह ध्यान रख के जाना है। तो ताशकंद जो है वह कब हुआ, 1966 में हुआ। इसी प्रकार अन्य ऑप्शन भी जो है आप देखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था। ताशकंद समझौता जो हुआ था वह जो है सोवियत संघ के मध्यस्थता के बाद हुआ था। उसमें जो है कोसिजीन नाम के जो है वह व्यक्ति जो थे वह इसमें प्रतिनिधित्व किए थे और यह 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्टालिन कौन थे यह जान लेना है। पुतिन कौन थे, तो पुतिन तो अभी करंट में चल रहे हैं रूस के, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा एक ही सेंटेंस में जानना है कि वह क्या है, क्यों जाने जाते हैं, बस इतना ही, ज्यादा अंदर उसके अंदर नहीं घुसना है। ठीक है ना। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के, मैं बताया था ना आपको अभी शुरू में कि पंचशील समझौता जो आया था 1954 वाली, और देखिए फिर से यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न को घुमा करके पूछा गया है, चीज वही पूछा जा रहा है। पंचशील समझौता हुआ था, 5 तरह की चीजें जो है उसमें लोग निर्धारित करते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि वह 5 चीजें कौन कौन सी थी जिसको जो है फॉलो किया जाना था उस समझौते के अनुसार, और उसी को जो है वह यहाँ पर भारत चीन मित्रता के नाम से आपको क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन चीज है वही पंचशील ही, तो यह आंसर जो है 1954 होगा, है ना। तो यहाँ पर 62 है, 88 है, 2006 है। इस ईयर को भी आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखिए यह प्रश्न जो है 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की। अब तो 14 में कौन जो प्रधानमंत्री थे, तो ये तो इजी क्वेश्चन था जी, 2016 में यह पूछा गया प्रश्न है और जस्ट 2014 में जो है मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ आए थे। तो हमको नहीं लगता है कि यह बच्चा जो है कोई भी गलत कर पाया होगा, क्योंकि मनमोहन सिंह तो जो है उस समय चले गए थे और दोनों तो कभी होगा नहीं, क्योंकि हमारे के यहाँ 2 प्रधानमंत्री का कंसेप्ट तो रहा नहीं है ना। और बहुत इजी था यह प्रश्न, इनमें से कोई नहीं, तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी इसके आंसर थे, है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी। 2015, 2014, 2012, 3 साल यह प्रश्न आ चुका है। तो 1971 में यह मान्यता दी गई। 62, 74, 66 में क्या हुआ, ये आप चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है ना। 66 में समझौता हुआ ताशकंद, और 74 में पहला परमाणु परीक्षण, और 62 में भारत चीन युद्ध। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया गया। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया, यह 2015 में प्रश्न आया है और इस पर भारत ने जो है वह हस्ताक्षर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि इसके तहत जो है वह यह निर्धारित किया गया था कि आप परमाणु जो है हथियार परीक्षण जो है नहीं करने पर उस पर बात की गई थी, और जबकि भारत इसका विरोध करते रहा है कि नहीं साहब आप लोग जो है अपने बना रख लिए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और हमको कह रहे हैं और सब देश को कह रहे हैं कि जो है आप नहीं बनाइए। ये तो गलत बात है साहब, आप रखिएगा, हम कहीं नहीं रखेंगे।
तो यहाँ पर जो है भारत जो है साइन नहीं करता है। उसके बाद एक और संधि आती है, मैं बताऊंगा आपको, उस पर भी जो है भारत साइन नहीं करता है, CTBT और NPT, ठीक है ना, दोनों पर जो है भारत साइन नहीं करता है। और उसके बाद जो है जो शर्तें रहती है, क्योंकि ऐसा है कि विश्व पटल पे कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वह करते रहे, तो कुछ कायदे कानून होते हैं विश्व स्तर पर, उसको भी फॉलो करना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न की हम लोग तरफ चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? आ रहा है ना बार बार, कितने बार आ गया? 5 प्रश्न जो है शिमला समझौते से आपको यहाँ पर देखने को मिल गया होगा अभी तक, और भी आगे प्रश्न है, ठीक है। तो यह प्रश्न कब आया है? 2011 और 2013 में। तो यहाँ पर शिमला समझौता उसको कहते हैं। और आगरा समझौता क्या है, लाहौर समझौता क्या है, फरक्का समझौता क्या है, इसके बारे में भी जो है हमको जानकारी जुटाने का प्रयास करना है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ और प्रश्न है अभी तक। अब देख लीजिए कि इस चैप्टर का मैं आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस मैं आपको गिनाऊंगा, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस मैं गिना रहा हूं कि अभी देखिए, अभी हम लोग 30वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं और 30ही प्रश्न मैं यहां पर लेकर के आया हूं। 30ही प्रश्न जो है अभी तक 2009 से अभी तक 30 प्रश्न इसमें आ गए हैं। तो आप सोच लीजिए कि लगभग 10 साल हुआ, 11 साल हुआ, और 11 साल में 30 प्रश्न। हो सकता है एक आध प्रश्न हमसे कलेक्शन में भी छूट हुआ होगा, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, बट ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मान लेते हैं एक आध को छूट गया होगा। तो 11 गुने 30 करते हैं हम, 11 में 30 से ये डिवाइड करते हैं, तो मोटा मोटी लगभग 3 प्रश्न जो है पर ईयर आ रहा है इस चैप्टर से। तो 3 प्रश्न MCQs के रूप में, और 5 से 7 नंबर जो है आपको ऑब्जेक्ट ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है आपको आएंगे ही आएंगे। तो 8 से 10 नंबर आज के बाद आपके पास निश्चित रूप से रहेगा, यह आप मान के चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित हुआ? तो यह 1984 में हुआ, ठीक है। और 85 में क्या हुआ, 83 में क्या हुआ, 82 में क्या हुआ, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो फरक्का समझौता जो है 1996 में हुआ था, और 96 में ही CTBT पर भी साइन हुआ है, ठीक है ना। यह भी समझौता जो है वह 96 में ही हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो है 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो यह 2011 में यह प्रश्न आया हुआ है, और यह कहाँ हुआ था? बांडुंग में। बांडुंग, सिंगापुर, हांगकांग और जकार्ता। वह क्यों दिया हुआ है, क्यों इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको खुद से जानकारी जुटाने का प्रयास करना है, ठीक है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है, क्या होता है गुटनिरपेक्षता? यह प्रश्न थोड़ा सा जो है थियोरेटिकल पूछा गया है। यह प्रश्न, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वह काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं, और इसमें बच्चों को गलती करने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। देखिए इस तरह के ईयर के जो है ना, वो आएगा तो पूरा आएगा और जाएगा तो पूरा चल जाएगा, लेकिन इसमें प्रश्न जो है यह आप जब तक पूरा क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट रहेंगे तब तक आप प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो पाइएगा। देखिए कहता है कि परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना। तो 2 गुट उस समय हुआ करता था, हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वह पूरा विश्व जो है 2 गुटों में बटा हुआ था। एक जो है पूंजीवादी गुट था, एक जो है साम्यवादी गुट था, एक अमेरिका का समर्थक था, एक रूस का समर्थक था, है ना। एक जो है वह वार्सा पैक्ट के तहत काम कर रहा था, एक के तहत जो है नाटो का कार्य कर रहा था, है ना। तो ये जो है वह उस समय दोनों में इस तरह का समझौता था कि जो हमारे टीम में आ गया वह दूसरे का जो है वह सपोर्ट नहीं करेगा, और जो दूसरे तरफ चला गया वो पहले का सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब दोनों जो थे वह गुट जो थे वह एक दूसरे के विरोधी थे, और वह इस प्रकार से अपने में समझौता किए हुए थे कि अगर हमारे किसी भी सहयोगी देश पर कोई भी देश हमला करता है तो यह माना जाएगा कि पूरे देश पे हमला हुआ है, और उस हमले का मिलकर जो है सामना किया जाएगा। ऐसा नाटो में भी था, और वार्सा पैक्ट के तहत भी जो देश आए थे उनके बीच में भी इस तरह के समझौता थे, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कौन है। तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना वह गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था। तो यहाँ पर यही जो है वह सही होगा। अगला ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना। तो शामिल, गुट निरपेक्ष का क्या मतलब था? देखिए शब्द को पकड़िए, गुट निरपेक्ष, जो किसी भी गुट में ना शामिल हो। शाब्दिक अर्थ ही हुआ ना, किसी भी गुट में न शामिल होना गुट निरपेक्ष,
है ना। तो यहाँ पर साफ आंसर है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुट निरपेक्षता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। अब बताइए हमको कि पंचशील समझौता हुआ किसके बीच में था। अभी तक 2 बार प्रश्न ये आ चुका है, और अगर आप अच्छे से सुन रहे होंगे तो इस प्रश्न को बताने में भी सक्षम होंगे कि किसके बीच में हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में 1954 में यह समझौता हुआ था। और तोड़ा कौन, 62 में कौन जो है गड़बड़ी किया, तो चीन जो है वह इसको तोड़ता है। पाकिस्तान से तो ये समझौता हुआ नहीं है, फ्रांस से हुआ नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ नहीं है। इस तरह से जो है ऑप्शन तक, सही ऑप्शन तक हमको पहुंचने का प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम, जब देखिए जान रहे हैं तब तो खूब आराम से बन जाएगा, लेकिन परेशानी कहाँ आती है जब आप प्रश्न को नहीं जान रहे हैं, और उस स्थिति में भी सही आंसर तक पहुंच जाना ही होशियारी है। और इस तरह के बहुत प्रश्न आएंगे आपको, इस तरह से बहुत प्रश्न आएंगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूं कैसे आपको पहुंचना है छाट के। अच्छा ठीक है, 4 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन तो भैया ई नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन बच गया। तो 3 ऑप्शन में आपका कितना परसेंट बढ़ गया जी, 33% आपका चांस बढ़ गया ना। अगर 4 ऑप्शन में तुक्का भी लगाइएगा तो 25% चांस है आपका सही होने का। एक ऑप्शन हम छाट दिए कि ई तो होबे नहीं करेगा, ये हो ही नहीं सकता है सही आंसर, तो 33%। उसी के बाद फिर हम छाट देंगे ना फ्रांस में तो इस तरह से नहीं चीजें हुई होगी। पाकिस्तान और चीन से भारत का कुछ रहा है गड़बड़, फ्रांस तो कभी कभी किसी तरह का इस तरह का रिलेशन रहबे नहीं किया, फ्रांस भी छाट दिए, तब बच गया के गो 2 गो, तो हमारा चांस कितना हो गया 50-50 हो गया। 50-50% यानी सही भी हो सकता है 50% चांस, और 50% गलत भी होने का चांस है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है कि हमको जो है सही आंसर तक पहुंचने का प्रयास करना है, नहीं आने की स्थिति में। लेकिन यह जब नहीं आए तब, ऐसे नहीं कि जो आ रहा है वो तो आराम से बन जाता है, नहीं आना है तब इसको फॉलो करना है। और देखिएगा, आप बनाइएगा, अभी प्रैक्टिस करिएगा, इस अप्रोच को फॉलो करिएगा ना, तो आपके रिजल्ट में जो है इजाफा निश्चित रूप से होगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग बनाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है। आधार स्तंभ क्या है, तो विश्व शांति, भारत इसके लिए जाना जाता है। शांति, सह अस्तित्व, यह पंचशील का जो है एक सिद्धांत है। और पंचशील, यह पंचशील तो पूरा का पूरा जो है एक थ्योरी ही है, तो इनमें से सभी जो है वह राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में जो है और कौन कौन सी चीजें आई हुई है। तो भारतीय विदेश नीति के 3 अनिवार्य कारक बताना है, कौन कौन से चीजें जो है भारतीय विदेश नीति को वह प्रभावित करते रही है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, भारत जो है वह शांति प्रिय देश रहा है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 यह कहता है कि हम विश्व शांति की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और 51 किसके तहत आता है, यह आपके लिए प्रश्न है। यह मूल अधिकार के तहत आता है कि मौलिक कर्तव्य के तहत आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आता है, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा जरा। ठीक है, और यह आप अगर 11th और 12th का अभी तक का सारा क्लास देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप बता पाने में सक्षम होंगे कि अनुच्छेद 51 जो है वह किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना, और मध्यस्थता के द्वारा जो समस्या है उसको हम लोग मिल करके बैठ करके जो है वह समाधान करने का प्रयास करेंगे। यह भारतीय विदेश नीति का जो है वह कारक रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं कि जो रेड कलर से है उसको हाईलाइट करके लिखना है, उसके अंदर अंडरलाइन करके लिखना है। मैं पहले भी बताया हूं आपको कि किस प्रकार से आपको प्रश्न लिखने हैं। यह प्रश्न देखिए, मैं यहाँ पर हाथ से नहीं लिख करके दिखाता हूँ क्योंकि उसको सेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है और साफ साफ वह नहीं रह पाता है। इसको आप जहाँ पर रेड कलर से है उसको या तो हाइलाइटर्स, जैसे मेरे हाथ में यह मार्कर है ना, उसी प्रकार हाइलाइटर आता है बाजार में, वह 20 रुपये का मिलेगा आपको, उसके लिख करके उसको पर जो है चला दीजिए, वह दूर से ही झलक जाता है कि यहाँ पर बच्चा क्या लिखा है। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो स्केच पेन ले जाइए, उसके नीचे जो है अंडरलाइन कर दीजिए, तो वह भी चीजें जो है वह क्लियर हो जाती है कि हाँ यहाँ पर बच्चा कुछ दिखाना चाह रहा है एग्जामिनर को। तो एग्जामिनर जो है ना वो खुश हो जाता है उतने ही से
कि हाँ बहुत अच्छा लिखा है बच्चा, ठीक है, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे वहाँ पर। तो हमको मार्क्स अच्छे लेना है ना, अच्छा रिजल्ट लेना है, तो हमको जो बता रहे हैं उसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। देखिए लाइन एक है लेकिन कितनी सारी चीजें इसमें लिखी गई है। इस समझौते के 2 प्रमुख विशेषताएं जो हैं वह निम्न है। क्या है दोनों जी? दोनों देश आपसी विवादों का, समस्याओं का समाधान बिना किसी मध्यस्थता के बातचीत या समझौते से सुलझाएंगे, हम खुद जो है वह कर लेंगे, ठीक है। और दोनों देश मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देंगे, ठीक है। साथ ही यातायात, संचार, संस्कृति, विज्ञान, व्यापार आदि में दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस प्रकार से बहुत संक्षिप्त जो है आपको प्रश्न का आंसर देना है, टू द पॉइंट। देखिए होता क्या है कि बहुत से बच्चे इस प्रकार के अनर्गल चीज़ें लिखते हैं कि जो सही चीज़ें रहती है उस पर भी उनको नुकसान हो जाता है। यह सच्चाई है, जो सही चीज़ें भी लिखे हैं लेकिन उटपटांग आप लिखे हैं, अनर्गल बात अगर उसमें लिख रहे हैं तो हो सकता है एग्जामिनर उसको आपको क्रॉस कर दे, आपको मार्क्स न मिले। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, हमको टू द पॉइंट लिखना है और सही सही लिखना है, ठीक है। तो वह आपको लाभ होगा, हमारी कही गई बातों को आप ध्यान रखिएगा। देखिए पंचशील क्या है? पंचशील जो है 2015, 2017, 2020 में जो है वह प्रश्न आया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पंचशील समझौता जो है वह देखिए इसमें 5 सिद्धांत हैं। कौन सिद्धांत है? कितने सिद्धांत है? 5। पंच मतलब 5 होता है ना जी। पंच जो है वह पंचायती राज व्यवस्था में भी हम लोग जानते हैं ना, पंच और सरपंच वगैरह जो होता है, इलेक्शन सभी भी चल रहा है, तो वही पंच का मतलब 5 होता है, ठीक है। तो पंच जो है वह 29 अप्रैल 1954 को चीन और भारत के बीच में एक समझौता होता है कि हम लोग मिल करके जो है वह अच्छे से रहेंगे और अपना डेवलपमेंट करेंगे। आप जान लीजिए कि चीन जो है वह भारत के बाद आज़ाद हुआ है। जैसे हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे, वह 1949 में आज़ाद हुआ है। और जब वह आज़ाद हुआ था तो वह उसकी स्थिति हम लोग से भी खराब थी, उसकी स्थिति हम लोग से भी खराब थी। यह हम लोग का दुर्भाग्य कहिए कि आज वह हम लोग से बहुत आगे निकल चुका है और एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका को वह टक्कर देने की स्थिति में आज जो है वह खड़ा है। और हम लोग जो है चाहे समस्या जो रही हो, आज उस स्थिति तक अभी भी पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। खैर यह दूसरी बात हो जाएगी, लेकिन यह समझौता जो हुआ वह किन किन चीज़ों पर हुआ यहाँ पर हमको यह जान लेना है। तो देखिए यहाँ पर कहता है 5 सिद्धांत थे, 5 सिद्धांत यहाँ पर लिखे गए हैं। कहता है कि एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता आप समझते हैं, सोवरेनिटी, संप्रभुता जिसको बोलते हैं, ये अर्थात जो देश अपने आंतरिक और बाह्य दृष्टिकोण से जब स्वतंत्र होता है कोई भी निर्णय करने के लिए तो उसको संप्रभु राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। और यह इंडिपेंडेंट जो राष्ट्र होते हैं उन्हीं के अंतर्गत चीज़ें होती है। तो अखंडता मतलब वह जो है एक होकर के रहेगा, इंटेग्रिटी जिसको कहते हैं, है ना। और यह प्रभुसत्ता को जो है वह बनाए रखेंगे, तुम भी ठीक से रहो भाई, हमको भी ठीक से रहने दो, इस तरह का समझौता हुआ था पहला। दूसरा क्या है कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, न चीन भारत पर आक्रमण करेगा, न भारत जो है वह चीन पर आक्रमण करेगा, ठीक है। तो यह भी हमारे समझौता का पार्ट था पंचशील समझौता के। पहला क्या था कि अखंडता बना के रखेंगे और दोनों का प्रभुसत्ता जो है वह सोवरेनिटी जो है उसको बनाए रखेंगे। दूसरा क्या था कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या था इसके अंतर्गत। तीसरा कहता है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भैया तुम बाहर से कोई समस्या आती है तो हम उसको करेंगे, लेकिन अंदर में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे देश के अंदर क्या चल रही है, कौन कौन सी समस्या है, उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। न भारत चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, न चीन जो है वो भारत के आंतरिक मामलों में जो है हस्तक्षेप करेगा। 3 चीजें हो गई। पहला क्या क्या था, दोहराइए इसको। जो है पहला था कि जो है हम लोग एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, संप्रभुता की रक्षा करेंगे। दूसरा जो है वह आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे के विरुद्ध। और तीसरा जो है वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 3 चीजें आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक। चौथी चीजें हम लोग देखते हैं क्या है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। माने हम लोग जो है शांतिपूर्ण, तुम भी रहो हमको भी रहने दो, जियो और जीने दो का कंसेप्ट होता है ना।
जियो और जीने दो, तुम भी खाओ हमको भी खाने दो, तुम भी जिंदा रहो हमको भी जिंदा रहो। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांति से दोनों जो है साथ साथ डेवलप करेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक दूसरे पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह का चौथा जो था सिद्धांत था। पांचवा सिद्धांत क्या कहता है? आपस में समानता और मित्रता की भावना रखेंगे। हम लोग बराबर बराबर हैं, ये नहीं कि हमको जो है तुमको छोटा दिखाना है और अपने को बड़ा दिखाना है, इस तरह की भावना नहीं होता है। जैसे फ्रेंडशिप होता है ना, दोस्ती में जो है वह किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं किया जाता है, दोस्ती में जो है एक दूसरे के लिए बलिदान की बात आती है। तो इस तरह के जो है 5 जो सिद्धांत थे, 5 जो कह लीजिए कि थ्योरी जो थे, वह पंचशील समझौते के रूप में वह भारत चीन के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? यह देखिए यहाँ लिखा हुआ है 29 अप्रैल 1954। डेट भी याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे कि 29 अप्रैल 54 के हुआ था। और किन के बीच में हुआ था, यह चीज़ें आपको पहले भी बताई गई है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं और एक जो है वह लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। और यह इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए इसकी इंपॉर्टेंस को जो है कितना यह इंपॉर्टेंट है। 2010, 12, 15, 18, 19 और हो सकता है कि आपको 22 में भी यह प्रश्न आ ही जाए। यह प्रश्न हो सकता है कि आ ही जाए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मैं इसको स्लाइड के जरिए आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप सुनिए। देखिए हुआ क्या था, 1945 के आसपास का वह समय था जब औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया से एशिया, अफ्रीका, ये 2 ऐसे महादेश रहे हैं जहां के कई सारे देश जो है वह स्वतंत्र होना शुरू होते हैं। ना सिर्फ इंडिया, चीन, आपका जो है अफ्रीकी कई सारे देश जो है उस समय जो है बी औपनिवेशीकरण की तरफ बढ़ते हैं। बी औपनिवेशीकरण कहने का मतलब यह होता है कि जो किसी के गुलाम रहे हैं, जिस पर भिन्न देश जो है अधिकार किए हुए थे। जैसे हम लोग जानते हैं कि यूके यह वह देश था जहां कभी कहता है कि सूर्यास्त उसके राज्य में नहीं हुआ करता था। वह सबसे ज़्यादा कोलोनाइजेशन किए हुए वह देश था, जबकि है बहुत छोटा, लेकिन उसकी इस तरह की पॉलिसी थी कि विश्व के बहुत सारे देशों पर, इवन अमेरिका पर भी जो है वह अपना जो है कब्जा किए हुए था कभी। ठीक है ना, जब वह 1776 में वहाँ की क्रांति हुई, उसके बाद वह स्वतंत्र हो पाया, उसके पहले वह यूके का गुलाम ही था। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ना, इस तरह की पॉलिसी आई कि जो है इसको जो है अब बंद करने की जरूरत है। और कई सारे देशों में आंदोलन भी शुरू हुए था। तो यह जो दौर है वह स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय होना शुरू हुआ। और हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वह पूरा विश्व जो है वह 2 गुटों में बटा हुआ था। अभी हम जस्ट चर्चा किए थे, एक साम्यवादी गुट और एक पूंजीवादी गुट की ओर। तो जो नए देश स्वतंत्र हो रहे थे उनके मन में यह कहीं ना कहीं भय था कि हम अभी जस्ट स्वतंत्र हुए हैं, हम स्वतंत्र अपनी संप्रभुता पाए हैं, और ऐसा ना हो कि हम एक गुट में शामिल हों और फिर उसी का गुलाम हम बन जाए। ये सारे देश जो उस समय आज़ाद हो रहे थे ना, भारत, पाकिस्तान, चीन और दक्षिण अफ्रीकी जो देश थे, वो सारे देशों में, इंडोनेशिया, आपका माल्टा, बहुत सारे देश, एक दो नहीं बहुत सारे देश, तो उनमें यह कहीं ना कहीं जो है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था ना, वह इसी के कारण जो है वह उदय हुआ था। क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेहरू जी यह सोच रहे थे कि हम जो है अपनी संप्रभुता को फिर से नहीं हम खोना चाहेंगे, फिर से हम किसी देश की कठपुतली बन करके नहीं रहना चाहेंगे। और इसी कारण से वह जो है गुट निरपेक्ष अर्थात किसी भी गुट में न शामिल होने का निर्णय लेते हैं और एक आंदोलन चला करके विश्व के अन्य देशों में, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि नासिर, टीटो, आपका सुकर्नो, फिर घाना के जो है आपके न्यूक्रोमा और यहाँ के भारत के नेहरू, ये 5 ऐसे लीडर जो थे वह गुट निरपेक्ष आंदोलन के, समझ लीजिए कि वो सारे कार्य करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्हीं के बलबूते पर गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वह शुरू हो पाया था। ठीक है ना, तो इनका सहयोग जब मिला, सारे जब एक
एक जगह आकर के इस पर विचार किए कि नहीं, हम कुछ ऐसा करें कि जो है हम किसी भी गुट में न रहें और हम अपनी आज़ादी को जो है वह महसूस कर सके, उसको जो है अपने देश को इस गुलामी से जो हम लोग उभरे हैं फिर से उस ओर जाने का हमको मौका न मिले। और जब हम किसी एक गुट में जाएंगे तो दूसरा गुट हमारा दुश्मन हो जाएगा, और दूसरे गुट में जाएंगे तो पहला गुट हमारा दुश्मन होगा। लेकिन जब हम किसी में नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि हमको दोनों का लाभ मिले। यह कहीं ना कहीं चीज़ें उस समय के जो नेता थे, खासकर नेहरू जी की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में उनकी बातें जरूर चल रही थी। ठीक है ना। तो यह गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वह किसी भी देश में किसी भी गुट में ना शामिल होना ही मुख्य उद्देश्य था, और अपना डेवलपमेंट अपने बनाए गए मार्गों पर अपने अनुसार करने का निर्णय था। ठीक है। तो आगे हम लोग इसमें और पढ़ेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको उस समय जो रहे हैं इसमें सहयोगी, वो सारे नेता का यहाँ पर तस्वीर लगा हुआ है। देखिए नेहरू जी की तस्वीर है ये, उसके बाद न्क्रुमा की तस्वीर है, यह घाना के थे, और नासिर यह देखिए मिस्र के थे, टीटो जो है वह युगोस्लाविया के थे, और सुकर्नो जो थे वह इंडोनेशिया के थे। तो इनको मैं कैसे इतना जल्दी बोल दे रहा हूँ, ये बच्चों में बहुत भ्रम रहता है कि साहब कौन थे, कहाँ के थे, और यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो NQST करके मैं आपको एक शॉर्टकट बताया था। NQ अर्थात N से 3 नाम है, N से 3 नाम आपको याद रखने हैं, नेहरू, न्क्रुमा और नासिर। NQ, N, नासिर, नेहरू, न्क्रुमा, और ST से सुकर्नो या टीटो, या TS करिए या ST करिए, मैं ST करके याद रखता हूं इसको। और इसको इनके देशों को कैसे याद रखना, भारत को तो आप भूलेंगे नहीं कि नेहरू जी कहाँ के थे। ठीक है ना। तो सुकर्नो जो है इंडोनेशिया के थे, टीटो तो टी के बगल में यू आता है तो युगोस्लाविया के थे। मैं ऐसे याद करता हूं, और आपको भी मैं बताया था कि इसको इसी प्रकार याद करेंगे तो बहुत इजीली याद रहेगा और बहुत दिन तक आप भुलाइएगा भी नहीं। उसी प्रकार नासिर, तो नासिर एम के बाद आता है तो मिस्र से आ गए हैं नासिर। और न्क्रुमा जो है वह घाना के हैं, देख लीजिए सबसे इसमें से जो है ब्लैकिश रहे। घाना के आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि जो है उधर के लोग बहुत काला होता है, तो इस तरह से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। हालांकि यह चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किसी के अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको याद कराना मेरा काम है, तो उनका नाम बिगड़े बने कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मार्क्स आना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, याद आपको होना चाहिए। यह प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, याद रखेंगे कि नासिर जो है वह कहाँ के थे, तो मिस्र के थे। एम के बाद सर बताए थे एन, तो एम से कौन देश रहेगा, अब मैं बताता हूं आपको, जो है इन्हीं 5 देशों में से कोई देश रहेगा 4 ऑप्शन में, और कोई देश नहीं रहेगा। तो इस प्रकार जो है आप चीजें याद रखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बना करके भी समझाने का प्रयास किया हूं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कैसे कैसे आया और उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। देखिए औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद 2 चीजें हैं, और दोनों 2 चीजें हैं। उपनिवेशवाद के अंतर्गत क्या होता है कि वहाँ पे एक देश अपना कब्जा कर लेता है, अधिकार कर लेता है उस देश में बस करके, या अपने देश से ही जब शासन संचालित वहाँ पर करने लगता है, वहाँ के शासन पे अपना अधिकार कर लेता है, तब उसको उपनिवेश कहेंगे, उपनिवेशवाद कहेंगे। और साम्राज्यवाद के अंतर्गत वह क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाने का काम किया जाता है। ठीक है, 2 चीज़ें। ठीक है, इसको याद करके चलेंगे। उपनिवेशवाद में जो क्षेत्र होता है अपने राष्ट्र में मिलाने का काम नहीं किया जाता है, साम्राज्यवाद में यह चीजें काम करती है। और यहाँ देखिए अफ्रीका और एशिया, ये ऐसे 2 महादेश रहे हैं जो कोलोनाइजेशन से बहुत प्रभावित रहे हैं। कोलोनाइजेशन अर्थात उपनिवेशवाद, मतलब गुलाम बनाने का जो प्रक्रिया था ना, वहाँ पर ज़्यादा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो दोनों महादेश रहे हैं वह शुरू से गरीबी, कई सारी समस्याओं से वह जूझते रहे हैं। वहाँ पर जो है संसाधन का अभाव रहा है, लोग अशिक्षित रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ है उनका, पैसे नहीं हैं उनके पास। आप अफ्रीकी देशों को अगर कल्चर को अगर देखेंगे आज भी ना, तो वहाँ पर इस हालात में लोग रहते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चे के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वह नंगे घूमता है, खाने के लिए पैसे नहीं है, बहुत तरह की समस्याएँ हैं। तो वहाँ पर डेवलपमेंट की बात ही नहीं थी। खैर ये बहुत दूसरी चीज़ें चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो थी वह कॉलोनाइजेशन से ये 2 महादेश जो है वह ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। प्रभावित और भी सारे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं, लेकिन ये 2 महादेश जो है वह ज़्यादा रहे हैं। और इसको स्वतंत्र कराने की प्रक्रिया जो है वह उसको बोला जाता है औपनिवेशीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन।
ठीक है, डीकोलोनाइजेशन। और इस संबंध में एक आते हैं फ्रांज फैनन, हालांकि आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है, हायर स्टैंडर्ड हो जाएगा। फ्रांज फैनन जो है एक व्यक्ति आते हैं, वो इस पर बहुत काम करते हैं और पूरे विश्व को यह कई किताब वो लिखते हैं, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, बहुत सारी किताब वो लिखते हैं, रिचेड ऑन द अर्थ, इस तरह कर करके। और यह कोलोनाइजेशन के जो संकट है ना, वो व्यवस्था जो है उसको पूरे विश्व में फैलाते हैं और एक मुहिम चलाते हैं कि साहब इसको से जो है निजात दिलाने की जरूरत है। खैर ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी, पढ़ाने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में आप जानिएगा कि इंडियन नेशनल आर्मी जो थे वह सुभाष चंद्र बोस जो है वह गठन करते हैं। और क्यों गठन करते हैं? क्योंकि भारत की आज़ादी में जो है वह उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है और विश्व के दो गुट जो रहे हैं वह दोनों गुट से जो है वह नहीं शामिल होना चाहता था भारत, ये मैं पहले भी बताया हूँ आपको। ठीक है ना, तो पूंजीवादी गुट था और साम्यवादी गुट था। पूंजीवादी गुट कौन किसका था? तो यूएसए का था। साम्यवादी गुट किसका था? तो वह सोवियत संघ का था, है ना। उसी प्रकार जो है फिर देखिए यहाँ पर विदेश नीति जो होती है वह कैसे निर्धारित होती है। देखिए एक कोट आता है कि जो ह्यूमन का नेचर रहता है वही राष्ट्र करता है। क्या आप इससे सहमत हैं? जो जहाँ का व्यक्ति जिस नेचर का होगा उसकी राष्ट्र की पॉलिसी भी उसी प्रकार की होती है। क्या आप मुझसे इस बात पे सहमत है या नहीं सहमत हैं? आप बताइए। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल सही है, क्योंकि देश कौन चलाता है? एक इंसान चलाता है, चाहे वह प्रधानमंत्री के रूप में हो या राष्ट्रपति के रूप में। देखिए भिन्न भिन्न देशों में कई सारे पद नाम होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री देश चलाते हैं तो अमेरिका में राष्ट्रपति चलाते हैं, है ना। उसी प्रकार हर देश में जो है अलग अलग नाम रहते हैं, लेकिन होता एक व्यक्ति ही है। और वह व्यक्ति कैसे काम करता है? जो उसका स्वभाव होगा वही ना काम करेगा। अगर परवेज मुशर्रफ को देश चलाने के लिए दे दिया जाएगा तो वह क्या करेगा? लूट खराब जो है कई तरह के क्राइम करेगा। लेकिन मोदी जी जो है देखिए अच्छे से देश चला रहे हैं। तो व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है उसका प्रभाव निश्चित रूप से देश की पॉलिसी पे पड़ता है। और उस समय जो हमारे नेता थे नेहरू जी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से जो है देश की पॉलिसी को निर्धारित किया है। और यह जान लीजिए कि वह न सिर्फ प्रधानमंत्री थे, बल्कि जब तक वे जिंदा थे 1964 तक, तब तक वे विदेश विभाग भी अपने ही पास रखे हुए थे बच्चों। ठीक है, विदेश विभाग भी वह अपने ही पास रखे हुए थे और उनकी पर्सनालिटी का प्रभाव पड़ा और तभी जो है वह गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए 3 चीजें जो है वह किसी भी विदेश पॉलिसी को जो है निर्धारित करने में 3 चीज़ों का जो है निश्चित रूप से ध्यान दिया जाता है। वह कौन कौन सी 3 चीज़ें होती है? संप्रभुता की सुरक्षा। क्या हम अपनी संप्रभुता को दांव पे रख के किसी से विदेश नीति समझौता कर सकते हैं? जिस प्रकार पाकिस्तान जो है कुछ समझौता कर लेता है जाकर के कहीं भी और फिर वह अपने गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, कानने लगता है। क्या हम लोग इस तरह का समझौता कर सकते हैं? कभी नहीं। हमारे देश में इस तरह की चीज़ें होती रही है ना। उसी प्रकार अखंडता बनाए रखना, अपने देश का डिवाइडेशन जो है कभी भी इस शर्त पर हम नहीं समझौता कर सकते हैं किसी के साथ कि हमारा देश का खंड खंड हो जाए और हम जो है कर्ज ले लें या और किसी तरह की सुविधा ले लें, कुछ परमाणु हथियार बनाने का तकनीक ले लें या कोई भी समझौता कर लें। ऐसा कभी नहीं हमारा देश करेगा और कोई भी देश करता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं वह कर लेते हैं तो वह फिर परेशानी में पड़ते हैं, है ना। तो अपने देश के नागरिकों को संकट में डालते हैं, वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है ना। तो उस एक तीसरा और जो और जरूरी चीज है वह तेज आर्थिक विकास। वह विकास भी जो है वह अपने विकास को रोक करके किसी भी विदेश नीति को कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं किया जाता है। यह 3 चीज़ें जो है वह है। ऐसे तो विदेश नीति निर्धारित करने में बहुत सारी चीज़ें काम करती है, जैसे फिजिकल जो है उसका लोकेशन क्या है उस राष्ट्र का, उस पर भी निर्भर करता है। ज्योग्राफिकल जो है वह कहाँ बसा हुआ है उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन यह चीज़ें जो है वह हर जगह में है, चाहे वह नदी के किनारे हो, समुद्र के किनारे हो, स्थल के किनारे हो, कहीं भी हो। यह 3 चीजें जो है वह जरूर विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वह यही था कि संप्रभुता के जो है हमारी संप्रभुता जो है हमारी नहीं खोनी चाहिए और हमको उस पर
बनाए रखना है। ठीक है, तो इसी कारण जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत ये 5 नेता जो हमने यहाँ पे को तस्वीर दिखाई थी उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा सा एफ्रो एशिया एकता के बारे में जानते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि एशिया और अफ्रीका 2 ऐसे महादेश थे जो उपनिवेशवाद से बहुत परेशान थे, तो ये दोनों जो है वह एक हो गए। और एक होने के बाद जो है वह देखिए क्या क्या होता है। 1950 के दशक में नेहरू जी जो है वह इस तरह के चीजें लेकर के आते हैं कि साहब हम लोग दोनों एक हो जाओ, तभी हम लोग कुछ जो है कर पाएंगे, नहीं तो फिर जो है ये दोनों देश जो है ना, दोनों गुट हम लोग को कहीं ना कहीं परेशान करेगा। और एक होते भी हैं लोग। 1947 में जो है एक सम्मेलन कर देते हैं। मार्च 1947 है, यहाँ देख लीजिए, जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे उस समय ही हम लोग सम्मेलन कर लिए थे कि आओ हम लोग मिल करके जो है यह बात करते हैं और एक होने का प्रयास करते हैं। उसी में इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भी भारत बहुत प्रयास करता है। 1949 में जब इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, बांडुंग में जो है एफ्रो एशिया सम्मेलन होता है, वह 1955 में होता है। और यही जो सम्मेलन था वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का वह नींव पड़ा था। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए 61 में जो है सितंबर में हुआ था। यह P/Q है आपका कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, है ना। ये दोनों प्रश्न जो है आया हुआ है, 1961 भी आया हुआ है और बेलग्रेड भी आया हुआ है। ठीक है, तो यह चीजें जो है आप याद रखेंगे। और इसमें नेहरू जी की भूमिका बहुत रही है, कई बार मैं आपको बता दिया हूं। चलते हैं थोड़ा सा चीन की तरफ, क्या है, किस प्रकार का संबंध हमारे रहे। तो पहले तो मैं आपको बताया था कि जो है 1954 में जो है पंचशील समझौता हुआ, है ना। जब 1949 में वह आज़ाद हुआ तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। और हमारे पटेल ऐसे नेता थे, उनको पता नहीं गॉड गिफ्ट था कि वह स्थिति को बहुत जल्दी भाप लेते थे। उनको जो है इस तरह की दूरदर्शिता प्राप्त थी कि वो किसी चीज़ को आंक लेते थे कि ऐसा होगा। और नेहरू जी को उन्होंने ये कहा था कि साहब ये चीन जो है हो सकता है हम पर हमला करेगा, लेकिन नेहरू जी को लगा नहीं अभी तो ये साहब समझौता किया है और ठीक है ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन उनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। देखिए वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। पटेल को जो है हमले की आशंका थी, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ें लिखी गई है। पंचशील समझौता हुआ और नेहरू जी उनकी बातों को दरकिनार कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चीन करेगा, लेकिन होता है साहब वही। 1962 में जो है वह क्या होता है, पहले देखते हैं कि 50 में जो है चीन जो है तिब्बत पर कब्जा कर लेता है। और तिब्बत जो होता है वहाँ पर दलाई लामा रहते हैं, वह भाग करके भारत की ओर मदद के लिए आते हैं कि साहब हमको बचाइए, हमारे जान माल की क्षति हो सकती है। और वहाँ पर भारत जो है उनको शुरू से रहा है उदार भारत, हमेशा जो है मदद करने के लिए कुछ भी कर लेता है। और यह जान लीजिए आप, जो चीन आज जो अपनी दादागिरी दिखाता है यूएनओ का स्थायी मेंबर के रूप में, ये उनको अस्थायी सदस्यता दिलाने का कार्य भी जो है वह भारत का ही योगदान रहा है उसमें। उस समय भारत को यह व्यवस्था दी गई थी, भारत को मौका दिया गया था कि आप अस्थायी सदस्यता ग्रहण कर लें, लेकिन भारत ने अपनी उदारता दिखाते हुए उस समय चीन को जो है वह व्यवस्था दिया कि नहीं इन्हीं को रहने दिया जाए। और आज चीन जो है हमारी अस्थायी सदस्यता के नाम पे हमेशा वीटो पावर का यूज करता है और हमको वहाँ तक पहुँचने में जो है वह बाधा के रूप में आ रहा है हमेशा। लेकिन खैर भारत इससे घबराने वाला नहीं है। भारत भी जो है अन्य देशों के साथ जो है मिल करके जापान, जर्मनी और ब्राज़ील के साथ मिलकर के जो है एक दबाव बना रहा है कि हमको भी जो है अस्थायी सदस्यता में शामिल कराने का अवसर मिलना चाहिए। तो पूरा विश्व इसके साथ है। आगे देखिए क्या होता है भगवान जाने। तो यहाँ पे जो है होता है कि जो तिब्बत जब मांगने आता है, दलाई लामा शरण मांगने आते हैं, तो उस पर भारत ओके कर देते हैं। और यहीं पर चीन जो है वह बोलता है कि साहब आप जो है हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है ना। तो इसी सब बहाना लगा करके जो है वह अक्टूबर 1962 में जो है वह हमला कर देता है। और जब हमला करता है तो उसके बाद देखिए जो है लद्दाख का पूर्वी क्षेत्र जो है असम वगैरह का जो है वहाँ तक चीनी सेना जो है वह आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है भारत जो है यहाँ पर एक तरफा, भारत चूंकि उस स्थिति से नहीं सोच के रखा था कि चीन जो है वह हमला भी कर सकता है, यह नहीं सोचा था। नेहरू जी इस चीज़ को भाप नहीं पाए थे और वह पटेल जी की बात को दरकिनार कर दिए थे।
तो यहाँ पर जो है आप जान लीजिए कि यहाँ पर भारत की जो है बहुत बड़ी हार होती है और एक तरफा जो है युद्ध विराम जो है वह चीन की तरफ से ही होता है। और उस समय कई सारी समस्याएं आती हैं। नेहरू को जो है वह उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। वहाँ पर थल सेना अध्यक्ष जो रहते हैं उनको अपना रिजिग्नेशन देना पड़ता है। बहुत सारी जो है चीज़ें होती है, क्योंकि यह भारत की बदनामी हुई थी, उसमें भारत इस चीज़ को नहीं आंक पाया था। कैसे आक्रमण हो गया, आप क्या कर रहे थे साहब, आप थल सेना अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं तैयारी करके रखे थे। बहुत सब सेनाओं को जो है बहुत तरह की जो है बातें कही गई थी और बहुत सारी मीडिया में भी जो है चीज़ें आई थी कि जो है वह देखिए नेहरू के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आया था, ठीक है ना। हालांकि सक्सेस नहीं हुआ था, वो अलग बात है, लेकिन आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ और मैं प्रश्न आपको लाया हूँ, वह जो है वह इसके आंसर में नहीं दिया हूँ, पूर्व में मैं आंसर दिया था, लेकिन इसके आंसर आपको खुद लिखने हैं। जैसे कि है गुट निरपेक्ष के क्या उद्देश्य थे, शिमला समझौता क्या है, निःशस्त्रीकरण की परिभाषा दीजिए। इन सारे प्रश्नों को जो है आप सारा प्रश्न मैं इसमें बताया हूँ, जो भी प्रश्न है यहाँ पे आप मैं जितना पढ़ाया हूँ उससे आप लिखने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है आप खुद बना करके लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे जो है दो और प्रश्न है, भारत पाक संबंध पर जो है टिप्पणी लिखना है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि उसके संबंध कैसे रहे हैं, उसकी भी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के साथ किस प्रकार के संबंध रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं 1947 से, जब हम लोग आज़ाद हुए थे, दोनों देश एक ही साथ आज़ाद हुए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है विश्व बैंक के साथ जो है एक विवाद जो है समझौता होता है। वह विश्व बैंक के साथ नदी जल विवाद रहता है, दोनों के सिंधु नदी को जल को लेकर के वो समझौता होता है और उस पर जो है नेहरू जी और अयूब खान जो है 1960 में समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। लेकिन वह कहते ना है कि यह लाचार शुरू से रहा है उस नेचर का कि हमेशा मानता नहीं है बात, प्रॉमिस करता है फिर उसको भूल जाता है। तो 1965 में जो है वह भारत के कच्छ के रण में जो है हमला कर देता है, ठीक है ना। गुजरात में यह पड़ता है, वहाँ हमला कर देता है। फिर जो है अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर पर भी जो है पाकिस्तान का हमला हो जाता है। तो जब हमला होता है तो भारत उस समय प्रिपेयर रहता है, उस समय वह भारत प्रिपेयर रहता है और उसको जो है फिर जवाबी कार्रवाई जब शास्त्री जी उस समय होते हैं, हम जानते हैं कि 64 में जो है नेहरू जी डेथ कर जाते हैं और 65 में जब यह हमला होता है तो शास्त्री जी रहते हैं। और शास्त्री जी बहुत ही सिद्धांतवादी, बहुत ही सिंपल व्यक्ति रहे हैं और निर्णय लेने में वह बंदा कभी भी गड़बड़ाते नहीं थे। तो उस समय वह निर्णय लेकर के तुरंत जो है कार्रवाई करने की इजाज़त देते हैं और भारतीय सैनिक जो है उस पाकिस्तानी को जो है खदेड़ पाने में, बल्कि उनके राज्य में, उनके देश में भी पहुंच करके वह पहुंच जाते हैं भगाते भगाते। लेकिन बीच में जो है यूएनओ का हस्तक्षेप होता है और 1966 में ताशकंद समझौता कराया जाता है। और ताशकंद समझौता जो है आप लोग पढ़े थे, यह PYQ में MCQ में भी आया हुआ था कि इसके जो है सोवियत संघ से कौन व्यक्ति आए थे, कोजिसिन नाम का एक व्यक्ति था ना, जो हम लोग पढ़े थे MCQ में, तो वह यहाँ पर आया हुआ है और उसके बाद जो है वह चीज़ें सामान्य होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में ही जानेंगे, बहुत गहराई में नहीं बैठना है, आपसे उतना नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि जो है कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अब देख लेते हैं बांग्लादेश का जो है उदय हुआ 1971 में, वह कैसे हुआ उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए पाकिस्तान में जो है चुनाव होता है 1970 में, आम चुनाव। तो वहाँ पर जो जुल्फिकार अली भुट्टो जो होते हैं उनको बहुमत जो है वह नहीं मिलता है, उनको बहुमत नहीं मिलता है। उससे जो है वह क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। तो आवामी लीग की जो पार्टी होती है वह पूर्वी पाकिस्तान में वहाँ पर जीतती है, लेकिन उसकी मांग को जो है वह अस्वीकार कर देते हैं। और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है यहाँ पर आकर कई तरह के जो है क्राइम और कई तरह के निशंस हत्या, रेप, बलात्कार, अपहरण, जारे जो घिनौने कार्य हैं वह करना शुरू कर देता है। वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान में बहुत सारे क्राइम वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, वहाँ के नागरिक जो होते हैं वह बहुत घबरा जाते हैं कि अरे बाप, जान हमारा बचेगा तब तो हम आज़ादी लेंगे ना। वो भागना शुरू कर देते हैं, पलायन करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। तो वो भाग करके जो आसपास के देश होते हैं, भारत में बहुत सारे चले आते हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं, लेकिन भारत में उसकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वहाँ पर जो है वह जो लोग चलाते हैं वहाँ पर मुहिम, भारत जो है उसको जो है वह सपोर्ट, नैतिक समर्थन करता है। नैतिक समर्थन आप करिए, हम साथ
साथ हैं, आपके विरोध में नहीं जाएंगे, कहने का मतलब ये होता है, ठीक है ना। फिजिकल रूप से हम आप वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें हम सहयोग करेंगे। नैतिक समर्थन का मतलब ये होता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वह आरोप लगाता है इस चीज़ को नैतिक समर्थन के में ही कि जो है पाकिस्तान जो है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान यह आरोप लगाता है। आप जान लीजिए कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर मैप में नहीं लगाया हूँ कि दो हिस्सों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो ये जो बना है वह पूर्वी पाकिस्तान से बना है, ठीक है ना। तो 1971 में जब पाकिस्तान चीन और भारत से अमेरिका से मदद मांगने के लिए चला जाता है, तो रिचर्ड निक्सन जो है वह कुछ मदद उस समय करते तो नहीं है, लेकिन वह घूमते हुए दोनों देशों को आते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब अमेरिका और चीन जो है उसकी मदद करने के लिए आता है, तो उस समय के जो हमारे नेता रहे थे वह रूस की तरफ जो है जाते हैं और रूस से जो है वह इस तरह का समझौता करते हैं कि साहब आप हमारी मदद करिए, और रूस जो है मदद करता भी है। वह कहता है कि अगर हमला आप पर कोई देश जो है जिसके बीच दो देशों में युद्ध होता है वो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाहरी लोग अगर कोई करता है तो हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ आती है, इवन कि अमेरिका जो है वह अपना युद्धपोत भी जो है भेज देता है भारत के खिलाफ, तो उसके खिलाफ में जो है यूएसएसआर भी जो है अपनी पनडुब्बी भेजता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, उतनी हिस्ट्री में हमको बहुत नहीं जाना है। हाँ, इतना जानना है कि यूएसएसआर जो है हमारा मदद करता है, ठीक है। और फिर जो है भारत की कार्रवाई से जो है वहाँ पर 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर होता है वहां पे सोवियत संघ से, और उसके बाद दिसंबर 71 में जो है युद्ध शुरू हो जाता है। दिसंबर 71 में युद्ध शुरू हो जाता है। पाकिस्तान जो है वह हमला कर देता है राजस्थान, जम्मू कश्मीर आदि पर। भारत भी उसकी जवाबी कार्रवाई में जो है हमला करता है, और 10 दिन की कार्रवाई में जो है 10 दिन, मात्र 10 दिन की कार्रवाई में जो है वह सारी व्यवस्था को जो है भारत एकदम बिल्कुल जो है कंट्रोल में ले लेता है। और फिर भारत उस समय जो है 90,000 से अधिक सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक जो होते हैं 90,000, एक्चुअली में इसका डाटा 93,000 तक आता है, लेकिन एग्जैक्ट कहीं मिलता नहीं है, तो 90,000 से अधिक कर करके लोग बोलते हैं कि 90,000 से अधिक सैनिक जो है वह भारतीय सैनिकों के समक्ष जो है आत्मसमर्पण करते हैं कि साहब जो हमको करना है करिए, हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दीजिए, हमको जान छोड़ दीजिए। इस तरह से चीज़ें चलती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता होता है, और उस समय से ही बांग्लादेश का उदय होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, 1-2 स्लाइड और है, वह कारगिल युद्ध हम लोग पढ़ेंगे, और एक आपका निशस्त्रीकरण की जो पॉलिसी है वह उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कारगिल युद्ध जो हुआ वह कब हुआ हम लोग पढ़े थे, इसका आया हुआ प्रश्न है कि 1999 में हुआ था। जब हुआ क्या थे इसके अंतर्गत जो है वह पाकिस्तान के द्वारा जो है वह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मास्को, काक्सार और बतालिक, यह 3 जो ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर वह कार्रवाई करता है और मुजाहिदीन द्वारा कब्जा करता है। मुजाहिदीन जो होते हैं वह छुप छुप करके घुस करके जो है ना वह एंट्री मार लेते हैं और फिर वहाँ पर जो है अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। तो भारत जो है वह जहाँ जैसे पता चलता है तो वह जवाबी कार्रवाई करता है, और जवाबी कार्रवाई करते हुए वह 26 जुलाई 99 में ही वह पहले की जो स्थिति होती है उस पर वह दाखिल अपना कब्जा कर लेता है, ठीक है। और उस समय सेना प्रमुख जो है आप जानते हैं कि उसी समय है जब परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ की सरकार हुआ करती थी। नवाज शरीफ कहते फिरते हैं कि साहब हमको तो ये पता नहीं है, उस समय थल सेना अध्यक्ष हुआ करता था वह परवेज मुशर्रफ, तो वह कार्रवाई कर देता है, हमला कर देता है और बाद में प्रधानमंत्री को सूचित करता है। वह प्रधानमंत्री यह कहते हुए सब जगह बोलते हैं, लेकिन यह क्या अंदर की बात है यह कौन जानता है। आप कहा कि नहीं कहा ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन खैर चीज़ें यह अलग बात होगी कि वहाँ पर क्या रिलेशन थे, ठीक है ना। लेकिन हाँ यह चीज़ें थी कि जो है मुशर्रफ मनमानी करता है और उसी के बाद जो है वह उसकी गद्दी को भी पलट करके खुद जो है वह उस पर काबिज हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि नियंत्रण कर लेता है।
है ना, नवाज शरीफ को जो है उलट करके गद्दी पर वह अपने परवेज़ मुशर्रफ जो है वह गद्दी पर ये शामिल हो जाता है। कुछ प्रश्न यहाँ पर जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में है शामिल किया हुआ, जैसे 11 में आया, 17 में आया, 20 में आया, भारतीय विदेश नीति के मुख्य आधार क्या हैं। तो यहाँ पर मैं जो हाईलाइट किया हूँ, जो लाल से लिखा हुआ है, उसको आप लोग जरूर पढ़ करके उसको हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे, मैं इसको बताऊंगा यहाँ पर नहीं, ठीक है। आगे जो है कुछ और प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के नंबर में है। यहाँ पर 5 से 7 नंबर जरूर आपको दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय से आएगा, और 3 से 4 प्रश्न एमसीक्यूज, नहीं 8 से 10 नंबर इस चैप्टर से निश्चित रूप से आएंगे, मैं इस बात की पूरी आपको गारंटी दूंगा, ठीक है। कुछ और प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, और लास्ट ये स्लाइड है आपका परमाणु नीति का। भारत जो है वह परमाणु कैसे बनाता है, नीति उसकी क्या है, वह क्यों बना रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह भारत की जो परमाणु नीति होती है ना, वह सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया है, ना कि किसी पर आक्रमण करने के लिए। पहली चीज़ ये याद रखिएगा, ये आता है प्रश्न कि जो है उसकी पॉलिसी क्या है, तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज, NFU, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, N फॉर नो, F फॉर फर्स्ट, U फॉर यूज, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, माने पहले हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, भारत यह कहता है कि साहब अगर आप हम पर हमला किए तो फिर जवाबी कार्रवाई में इतना करूंगा कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा पाइएगा। और आप जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी और भिन्न भिन्न विशेष अवसरों पर जो है ये प्रदर्शन जो होते हैं, रक्षा जो सैनिक होते हैं, युद्धपोत का भिन्न भिन्न प्रकार के कर्तव्य जो दिखाया जाता है, वह क्यों दिखाया जाता है, ताकि हमारे पास भी ये चीज़ें हैं भैया, हमसे जो है संभल के रहना, ये दिखाया जाता है। कई सारे देश मिलकर के भी युद्धपोत जो है अभ्यास करते हैं, क्यों करते हैं, दिखाते हैं पूरे विश्व को कि हमारे पास भी है, हमसे संभल के रहना, ठीक है ना। तो ये जो है चीज़ें भारत में भी जब शुरू होती है, तो मई 1974 का समय था कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण होता है, और उस समय इंदिरा गांधी की जो है वह सरकार होती है, और शुरुआत जो है 1940 के दशक में ही हो जाता है। होमी जहांगीर भाभा जो हैं उसके निर्देशन में ये सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। और उसके बाद APJ अब्दुल कलाम भी इसमें सहयोग करते हैं। उद्देश्य क्या है, शांतिपूर्ण इस्तेमाल। हम कभी भी युद्ध के समर्थक नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, हम पर अगर करोगे तो फिर तुम समझ लेना भाई। और अभी तो जान लीजिए कि गवर्नमेंट कैसी है, कोई घर में घुस के मारती है ना। तो हम पहले नहीं बात करेंगे, लेकिन हम पर करोगे तो भैया फिर छोड़ेंगे नहीं, ये जान लेना, ठीक है। तो चीन द्वारा अक्टूबर 1964 में ही परमाणु परीक्षण कर लिया गया था। दोनों जो है देखिए, चीन जो हुआ है भारत के बाद आज़ाद हुआ है, 1949 में आज़ाद हुआ है, लेकिन वो बहुत तेज रहा है शुरू से, हमेशा धोखेबाज भी रहा है। तो वह जो है 1964 में कर लेता है, फिर कहता है वो संधि करो जी कि NPT लाओ कि तुम जो है 5 जो देश अस्थायी हैं उसके अलावा और कोई नहीं परमाणु संधि कर परमाणु नहीं बनाएगा। तो ये तो गड़बड़ बात ना है जी। तो 1964 में जो है यह परमाणु परीक्षण करता है, और फिर देखो NPT आता है। NPT जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें 1968 में यह आता है परमाणु अप्रसार संधि, माने परमाणु जितना है उतना ही रहने दो, अब आगे नहीं बढ़ाओ। ये तो गलत बात है। तो खैर, भारत और NPT और CTBT मैं बताया था ना आपको, इन दोनों पर कहता ना हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हमको तो चाहिए, और बनाता भी है। जो नियम रहते हैं उस समय के परमाणु परीक्षण करने के, उसके आलोक में करता है। जैसे है कि आप धरती पर नहीं करेंगे, आसमान में नहीं करेंगे, पानी में नहीं करेंगे, तो उसका उपाय भारत लगाता है। वहाँ के वैज्ञानिक जो है काम करते रहते हैं, वो जमीन के नीचे जाके करते हैं परीक्षण, ठीक है। तो 1998 में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण होता है, और अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करेगा। ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। यही थी यहाँ पर परमाणु नीति जो है भारत की। बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, वो कैस पर काम करता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर काम करता है। लेकिन हाँ, फिर छोड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। गृह कार्य के रूप में कुछ और प्रश्न मैं दिया हूँ, ये जो आपको अभी तक आया नहीं है प्रश्न, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से यह लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे कि बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की घटना को आप एक बार लिख करके जो है अपना प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे वह चीज़ें हुई। वहाँ पर इलेक्शन हुआ, फिर जो है बहुमत नहीं मिला जुल्फ़िकार अली को, फिर वह क्राइम करना शुरू करते हैं, फिर वहाँ के जनता जो है उसके खिलाफ आ जाती है, फिर भारत का समर्थन मिलता है। ऐसे ऐसे जो है आप उसको लिखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान पर करगिल युद्ध के क्या प्रभाव हुए,
कारगिल युद्ध जब हार जाता है पाकिस्तान, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है विपरीत हो जाती है उसके देश में, है ना। तो उसका भी वर्णन आप लोग करेंगे। राजनीतिक नेतृत्व का क्या प्रभाव विदेश नीति पर पड़ता है। मैं बताया था आपको कि जिसका जैसा नेचर होता है, जिस राष्ट्र के जो नेतृत्व करता होते हैं, उसके स्वभाव पर जो है उसके विदेश नीति निश्चित रूप से असर करती है, ठीक है ना। दलाई लामा तिब्बत के मामले में भारत चीन के संबंधों को जो है किस प्रकार प्रभावित किया, है ना। दलाई लामा आते हैं भारत से मदद मांगने के लिए, भारत हाँ कर देता है, तो बदले में चीन से जो है उसकी दुश्मनी हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ों आपको लिखनी है। परमाणु नीति के विश्व व्यवस्था ने किस प्रकार प्रभावित किया है भारतीय परमाणु नीति। तो इस प्रकार से आप प्रश्न लिखेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यही थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और मेरी कही गई बातों को आप निश्चित रूप से अपने फॉलो कर रहे होंगे, उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो निश्चित रूप से यह चीज़ें आपको लाभदायक होगी आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने में, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।